I have started recording this meeting today. Good afternoon. I am Shailendra Soni, and I am with the HRIT Group of Institutions. Today we have the third masterclass, and with me are HRIT students. And some of the students who are on this call, I will be today reviewing their resume, and I'll give them the inputs. At the same time, I'll also be reviewing the LinkedIn profile, and I'll give them the input. And then in between, we will keep talking as to who all needs to rework on their LinkedIn profile or maybe resume. So you can probably make a note of couple of things. Wherever you think, this is a good input, you can keep noting it down, because later on you will not remember it. Okay. Although this recording will be saved, and I will share the recording with all of you. And from that point of view, you all can access the recording whenever you get time. It'll be with you for some time. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम लोग. या Yes. ओके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रिज्यूमे आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये रिज्यूमे कोई पढ़ के बताओ किसका रिज्यूमे है ये? Yeah. मेरा है सर. ओके. ये रवि कुमार का रिज्यूमे. तो रवि कुमार जी, सबसे पहली चीज ये कि आपके रिज्यूमे का जो फर्स्ट इनपुट ये है कि ये क्या चीज है, ये आपने क्या बनाया? रिज्यूम ही बनाया है. अच्छा, ये कैसे पता पड़ेगा कि ये रिज्यूमे है? हेडिंग नहीं लिखी. है ना? यस सर. एक सेकेंड में जरा. हेडिंग. रवि को मैं जरा पिन भी करता हूँ. स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन. रवि आपने रिज्यूमे तो बनाया, लेकिन रिज्यूमे में कैसे मालूम चलेगा कि ये रिज्यूमे है जब तक आप उस पर लिखोगे नहीं, है ना? यस सर. यस सर. So first thing you need to write on top of it, whether it's a resume or it's a short profile or it's a biodata or Yes, it's sir. a job application, whatever it is. So what will you do now? सबसे पहले आप हेडिंग. इसके हेडिंग. ऊपर रिज्यूमे लिखेंगे, है ना? यस सर. तो अब आपने जब रिज्यूमे वर्ड यूज किया, तो रिज्यूमे के साथ साथ आपने सुना होगा एक सीवी भी होता है वर्ड. यस सर. फिर आपने एक बायोडेटा वर्ड भी सुना होगा. यस सर. So can any of you tell me what is the difference between resume, CV, and biodata? Anyone wants to explore? सर सर जो रेज्यूमे होता है वो एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें हमारे प्रोफेशनल काम के बारे में हम लोग लिखते हैं. वो सिर्फ एक ही पेज का ही होना चाहिए कम से कम. और जो हमारा बायोडेटा होता है उसमें हमारी सारी चीजें होती है, मतलब हमारा फैमिली के बारे में होता है, हमारे बारे में होता है, हमारी हॉबीज और हमारा पूरा पर्सनैलिटी के बारे में उसमें लिखा हुआ होता है. और जो हमारा सीवी होता है वो उसमें हमारी सारी चीजें ही लिखी होती हैं, मतलब वो बायोडेटा नहीं होता. होता तो वो एक रिज्यूमे की तरह ही है, बट उसमें हमारी प्रोफेशनल स्किल्स भी होती है, हमारी पर्सनल स्किल्स भी होती हैं. अच्छा, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है. जो आपका रेज्यूमे है, दिस इज बेसिकली फॉर योर प्रोफेशनल करियर. ठीक है? जब आप नौकरी करते हैं, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे HRIT में जॉब करता हूँ, या कोई बच्चा मान लो TCS में जॉब करता है, तो वहां पर जो भी आप देते हैं उसको रेज्यूमे बोलते हैं. क्लियर हो गया? और यस सर. रिज्यूमे के अंदर आपको प्रोफेशनल चीजें ही देनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कहाँ रहते हो, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, और आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, कोई टेक्निकल कोर्स किया है, या आपके कौन कौन सी कंपनियों में आपने जॉब किया है, उन कंपनियों में जॉब करने में आपकी क्या मेजर अचीवमेंट रही, कौन सी ड्यूरेशन से कौन सी ड्यूरेशन तक किया है, एंड दैट्स ऑल. यानी कि जब आप TCS में रिज्यूमे देते हो तो आपको शादी का बायोडेटा नहीं बनाना होता है. समझ में आ रहा है आपको? कि उसके अंदर आपने लिख दिया कि नेशनैलिटी इंडियन, वो तो नेशनैलिटी वगैरह
चलो, जब आप इंटरनेशनल कंपनियों में अप्लाई करते हो तो नेशनैलिटी वहाँ पे लिखी जाती है, वरना आमतौर पे क्या होता है उसके अंदर सेक्स मेल फीमेल, है ना। अब इंडिया में आप अप्लाई कर रहे हो, सबको पता है कि लड़कियों के नाम कैसे होते हैं, लड़कों के नाम कैसे होते हैं। आमतौर पे देयर इज नो नीड टू राइट सेक्स मेल फीमेल, नेशनैलिटी इंडियन। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हो या किसी ऐसी कंपनी में जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उनको शायद नहीं मालूम आपके नाम से कि यू आर ए मेल और ए फीमेल और यू आर फ्रॉम विच नेशनैलिटी, वहां तो लिखना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जब आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में अप्लाई करते हैं, नो नीड टू राइट। और इसके अंदर कलर, जैसे शादी के बायोडाटा में क्या लिखा जाता है, कलर गेहुआ, हाइट 5 फुट 3 इंच। वो जो चीजें जिसमें आती हैं उसको बायोडेटा बोलते हैं, जिसके अंदर आप लिखते हो कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आपको क्या बनाना अच्छा लगता है। मान लीजिए लड़कियां हैं तो उस टाइप से रिज्यूमे बनते हैं, लड़कों के और टाइप से बनते हैं। तो वो जब आप अपने सारे के सारे एजुकेशन और नौकरी के अलावा जो मेजर आप डिस्कशन होता है उसके अंदर होता है कि आपका मैट्रिमोनियल रिलेटेड जो होता है वो बायोडेटा होता है। आपकी हाइट, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका कलर, आप कितने भाई बहन हो, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आप डालना चाहते हो जिससे मैरिज में आसानी हो जाए, वो सारी चीजें बायोडेटा में जाती हैं। लेकिन रिज्यूमे के अंदर इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरा क्या बचा हमारे पास, सीवी, है ना। सीवी का मतलब होता है करिकुलम वीटे। करिकुलम वीटे जो होता है वो बेसिकली आमतौर पे जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं या एकेडमिक प्रोफेशन में होते हैं, या वो लोग जो लोग आपके रिसर्च वगैरह के प्रोफेशन में होते हैं, वो लोग यूज करते हैं ये। समझ में आ रहा है आपको? आर यू ऑल गेटिंग इट? यस सर। जैसे मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो जब आप प्रोफेसर बनोगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपने कोई रिसर्च करी होगी, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा होगा। आपने हो सकता है 10 रिसर्च पेपर लिखे हों, आपके वाइट पेपर पब्लिश हुए हों किसी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो वो जो आपका सीवी होता है वो आमतौर पे 10 पेज 15 पेज 50 पेज का भी हो सकता है। तो जब आप एकेडमिक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो या रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, देन इट इज मोर एप्लीकेबल। दैट इज कॉल्ड करिकुलम वीटे, सीवी। और जब आप अपनी शादी के लिए जो भेजते हो, इसके अंदर कलर गेहुआ, चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता है, कितने कमाते हो, वो सब जो लिखा जाता है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, भाई बहन कितने हैं, ऑल दैट इज कॉल्ड बायोडेटा। बायोडेटा। और जो आप कंपनी में भेजते हो जॉब के लिए, उसे क्या बोलते हैं? रेज्यूमे। अभिषेक क्या बोलते हैं? सर रेज्यूमे। रेज्यूमे। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है कि आपने क्या बनाया है। आपने इसको नौकरी के लिए बनाया है या कवर लेटर है या ये क्या चीज है। तो ऑलवेज पुट अ हेडिंग कॉल्ड रेज्यूमे। ठीक है अभिषेक? यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया, आपने इसमें ईमेल आईडी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल नंबर लिखा है, बहुत अच्छी बात है। हाउस नंबर 96 लिखा है, बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड, मैं जरा इन दोनों बच्चों को अलाउ कर दूं। कौन से ज्वाइन? अच्छा, मैंने कर तो दिया। वाई दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन? एनीवेज, एडमिट ऑल कर देता हूँ। उसके बाद आपने लिखा है विश्वास नगर गाजियाबाद। अब ये GZB से क्या समझ में आ रहा है आपको? रवि, सर हाँ जी सर, शॉर्ट फॉर्म हटा दूंगा अब। ये रवि आपको क्या समझ में आ रहा है, ये GZB का क्या मतलब होता है? सर वैसे तो गाजियाबाद को ही लिखते हैं ऐसे। नहीं नहीं, लेकिन ये तुमने किसके लिए लिखा है, अपने लिए लिखा है कि जो पढ़ रहा है उसके लिए लिखा है? यस सर। तो उसको तो समझ में नहीं आएगा ना GZB क्या है। जो आदमी कर्नाटका में बैठा है उसे क्या मालूम GZB क्या चीज़ है। यस सर। और GZB के बाद कौन से स्टेट में आता है GZB? यूपी, और उत्तर जीजे, प्रदेश। अगर वो तुमको चिट्ठी भेज, मान लो उसने तुम्हें फोन करा और तुम्हारा फोन नहीं मिला उसको, तो यस फिर सर। वो क्या करेगा, आपको लेटर लिखेगा। यस सर। तो लेटर कैसे पहुंचेगा, पिन कोड तो है ही नहीं इसके अंदर। यस सर। और ये आपने जो हाउस नंबर लिखा है ना 96, इसके बाद कॉमा आएगा। उसके बाद ओके। सिहानी रोड के बाद कॉमा आएगा। विश्वास ओके सर। नगर के बाद कॉमा आएगा। फिर आप ओके लिखोगे सर। गाजियाबाद पूरा, फिर लिखोगे कॉमा, फिर लिखोगे यूपी, फिर लिखोगे 201003 या जो भी पिन कोड है आपका। ओके सर। इस तरीके से आपका ये कॉन्टेक्ट डिटेल पूरा होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ऊपर तो लिखोगे रिज्यूमे। फिर आपके अब देखो, अब आपने यहाँ पे जैसे लिखा है ना, ये करियर ऑब्जेक्टिव। अब करियर ऑब्जेक्टिव में आपने जहां से लिखना शुरू करा है,
टू leverage my strong interpersonal skills, strategic thinking towards my XYZ, ये आपने यहां से लिखना शुरू करा है ना। यस सर। अब कायदे में देखो तो इसके अंदर फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम भी है। ये आइडियली यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, यहां से, है ना। यस सर। ये कायदे में आपका यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ जहां मेरा माउस है, माउस दिख रहा है आपको, ये यस यहाँ सर। पर सी के नीचे से। यस सर। तो आपका ये फॉर्मेटिंग का इशू है, इसको फॉर्मेटिंग भी ठीक करनी पड़ेगी आपकी, है ना। उसके बाद आते हैं हम एजुकेशन पे। तो करियर ऑब्जेक्टिव हमेशा लिखना चाहिए, और करियर ऑब्जेक्टिव अपना लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो। तुमने ये करियर ऑब्जेक्टिव कहीं से उठाया और यहाँ पे छेप दिया, ऐसे यस किया है सर। ना। यस सर। इसका मतलब मालूम है आपको? हाँ जी सर, मतलब तो मालूम है। बताओ, एक्सप्लेन करो। मतलब सर, अपने जो भी अपने स्किल्स है उनको पूरी तरह से कंपनी, मतलब कंपनी में जहाँ पे भी हम काम करेंगे वहाँ पे अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर सकें, हम्म और जहाँ मेरे स्किल्स और डेवलप हो सके। यस ओके, सर। ठीक है। देखो, एज लॉन्ग एज यू नो, आपने क्या लिखा है, एवरीथिंग इज ओके। एज लॉन्ग एज यू हैव डन कॉपी पेस्ट, इट्स लाइक कि आपके फादर का नाम क्या है, एक्स, और दूसरे बच्चे से पूछा तुम्हारे फादर का नाम क्या है, एक्स। क्यों? क्योंकि कॉपी किया हुआ है ना। ठीक है। यस सर। हम नीचे जाते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन में 21 से 24 बहुत अच्छे से लिखा है, वेरी गुड। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके। 2023 बैचलर ऑफ कॉमर्स, नहीं तुमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, नहीं बी बीकॉम बी किया कॉम हुआ है। सर। बीकॉम यस के सर। बाद फिर बीसीए कर रहे हो। यस सर। ओके। 2019-20 फातिमा कॉन्वेंट, 65% ट्वेल्थ कॉमर्स विद मैथ्स। फातिमा कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 10th। ओके। अगर हो सके ना, देखो अभी आपके करियर की शुरुआत होनी बाकी है अभी। यस यू सर। आर येट टू स्टार्ट योर करियर। अभी आप जब फर्स्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो इसमें अपना बोर्ड भी लिख दो। कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई या आईसीएसई है? आईसीएससी सर। हाँ, तो इसमें लिख दो आई आई आईएससी बोर्ड, क्योंकि बहुत ओके। सारे जो कंपनियां हैं ना, वो उनको अच्छा लगता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो दे अंडरस्टैंड कि भाई दिस बॉय नोज इंग्लिश प्रीटी वेल। ओके सर। तो ये तुम्हारा पॉइंट मतलब शुरुआत में लिखना चाहिए, लेकिन जब आपको 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये फातिमा, ये टेंथ टेंथ वेंथ तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यस जब सर। आपको फर्स्ट जॉब मिल जाएगी उसके बाद सीधा आपको ओनली ग्रेजुएशन डालना है बस। ये ट्वेल्थ भी ओके। नहीं डालना होता है। मैं तो ओके। ग्रेजुएशन में नहीं डालता हूँ, अब मेरे को इतने साल हो गए नौकरी करते करते। आई हैव स्टॉप राइटिंग ग्रेजुएशन, आई ओनली राइट एमबीए इन टू इन 1992 या 95 या 2000, जब भी किया है। आई ओनली राइट माई एमबीए, आई डोंट राइट माई ग्रेजुएशन ऑल्सो। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जब मैं ग्रेजुएट रहा हूँगा तभी एमबीए किया होगा ना मैंने। यस सर। ठीक है रवि। यस सर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमने एक सैंपल सीवी उठा लिया है अभी। अभी हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चेंज करना है। जैसे स्किल्स, अब स्किल्स में आपने लिखा है जावा स्क्रिप्ट, C++, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ना, इसको लेफ्ट ओरिएंटेड करो। अब आपने इसको ना मिडिल में कर दिया, देखो यस सर। यहाँ ये वाला पोर्शन मिडिल में आ रहा है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट से आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब आपका पूरे सीवी में, रिज्यूमे में फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम है। नोट कर लो इसको, यस सर, कर लिया आपको मैंने। फॉर्मेटिंग ठीक करनी है। ठीक है। यस सर। और ये आपने जहाँ पे लिखा है ना, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये वाला, ये आपने सारा कैपिटल में क्यों लिखा है? इसको रनिंग में लिखो, मतलब सी सी कैपिटल लिखो, फिर यहाँ का सी कैपिटल लिखो, ये सिंह कैपिटल लिखो, यूनिवर्सिटी में यू कैपिटल, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल कर दो। ओके सर। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, दिल्ली में डी कैपिटल यू कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में आएगा। फातिमा कॉन्वेंट में भी ऐसे ही होगा। ओके सर। तो ये आपके थोड़ा सा ना, मतलब सीवी को थोड़ा एग्रेशन शो कर रहा है। whenever you write in capital and bold, it shows you are very aggressive. अब हम आते हैं स्किल्स। आपको ये आपके स्किल्स वाले पोर्शन ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा स्किल्स लिखी, ये सब चीजें वास्तव में आती हैं तुम्हें? यस सर। मतलब या खाली लिख दिया है? नहीं सर, आती है। इनमें से कोई सर्टिफिकेशन है किसी चीज में? सर ऐसा तो सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आती सब कुछ है। आती सब है, अच्छा। कोई प्रोजेक्ट करा है किसी में, कोई लाइव प्रोजेक्ट बनाया है किसी में? हाँ जी सर, प्रोजेक्ट बनाए हैं फ्रंट एंड पे। किस में? HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ। HTML में बनाया और जावा में बनाया? जावास्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट। तो चलो आगे बात करेंगे। अभी सबसे पहले तो इसको लेफ्ट ओरिएंटेड करो, यहाँ से स्टार्ट करो, स्किल्स के नीचे से, है ना। ओके सर। ये बीच में ना थोड़ा अलग क्या हो रहा है ना, कि जब मैं देख रहा हूँ ना,
कभी नजर लेफ्ट में जा रही है ऊपर, फिर बीच में जा रही है, फिर इधर आ गई, उधर जा, तो क्या हो रहा है, वो जो विजुअल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके ठीक सर। है। ओके सर। तो आते हैं हॉबीज एंड पर्सनल स्किल्स। हॉबीज क्या है? विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, इंटरनेट सर्फिंग। ये तुमने लिख दिया सफरिंग, इंटरनेट से सफर कर रहे हो क्या? देखो ये गलतियां होती हैं जो हमसे हो जाती हैं। इंटरनेट से तुम सफर कर रहे हो। तो ये आपको ठीक करना होगा, ठीक है। ओके सर। तो अब आपने एक और अभी इनपुट दिया मैंने आपको, आपको क्या करना है, स्पेल चेक चलाना है अपने रिज्यूमे पे। ओके सर। ठीक है। यस सर। यू हैव टू रन दी स्पेल चेक स्पेल चेक। बिफोर सेंडिंग अ रिज्यूमे टू एनीबडी। यू नीड टू रन दी स्पेल चेक। क्लियर? यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट सर्फिंग आएगा, सर्फिंग, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, इंटरेक्शन विद न्यू पीपल। चलो अभी तुम हमारा फ्रेशर हो तो ये सब चीजें चल जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो जैसे प्लेइंग यस। एंड वॉचिंग क्रिकेट, इट डजंट रियली हेल्प अ कंपनी। किसी कंपनी को इससे क्या हेल्प मिलेगी, है ना? यस सर। तो आपको वो चीजें लिखनी है जो आपके कॉर्पोरेट कैरियर में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। ओके सर। उसके बाद जैसे तुमने नीचे आ जाओ, देखो ये भी तुमने बीच में स्टार्ट किया, इसको भी यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करो। ओके सर। उसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल में जैसे फादर्स नेम लिखा है, अब ये सारा कैपिटल में लिख दिया, देखो आपने ये, दिस यस इज सर। रॉन्ग। इसको भी रनिंग में आपको लिखना है। फादर में एफ कैपिटल आएगा, नेम में एन कैपिटल आएगा, बाकी बाकी सब रनिंग में चलेगा। अब यस नरेंद्र सर। कुमार भी देखो तुमने कैपिटल में डाल दिया सारा। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसे ही आएगा, लैंग्वेजेस नोन, ये सब ठीक करो सारे। ओके सर। लैंग्वेजेस नोन में लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश हिंदी सबको पता है ओके कि सर। नॉर्थ इंडिया का बच्चा है। नाम इसका रवि है, तो रवि अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कर्नाटक से आया होगा। इंग्लिश हिंदी सबको आती ओके है। सर। नेशनैलिटी इंडियन लिखने की जरूरत नहीं है भैया, ओके एज सर। लॉन्ग एज किसी एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो। ये रिलीजन विलीजन तो लिखना ही छोड़ दो। ओके रिलीजन सर। रिलीजन विलीजन का कोई चलन है नहीं कॉर्पोरेट में। और ओके सर। डिक्लेरेशन भी देखो तुमने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, इसको भी यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से लेफ्ट से। ओके सर। I hereby declare that above mentioned information is correct up to my knowledge and I bear the responsibility for the above mentioned particulars. अब मैं पूछ रहा था तुमसे यहाँ पर, अभी तुमने जैसे मान लो उसमें बताया कि जावा में तुमने, और मेरे ख्याल से जावा और एचटीएमएल में प्रोजेक्ट करा है ना। एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में। तो तुमने वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। अब तुम्हारे पास एक अचीवमेंट है कि यू हैव डन सम प्रोजेक्ट ऑन दीज थिंग्स, बट यू यस हैव सर। नॉट मेंशन्ड एनी प्रोजेक्ट। अब कल को अगर मैं किसी कंपनी का एचआर हूँ, एंड एज एन एचआर इफ आई वांट टू सी whether you have done some project or not, तो मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। Why do I need to ask you? I should actually get to know everything in your resume itself. Are you getting my point? यस सर। यस सर। तो आपको ना इसके जहां पर तुमने ये स्किल्स लिखा है, स्किल्स के नीचे एक लाइन और डालो यहाँ पर, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट्स में वो बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स ओके में सर। सिर्फ, अब जैसे ये तुम्हारे ये जो सारे स्किल्स हैं, ये बेसिकली अगर तुम इसके 3 कॉलम बना दोगे ना, तो यहाँ पे 2 लाइन कम हो जाएंगी यहाँ पे। दो लाइन कम हो जाएंगी। तो तुमको ना रिज्यूमे अपना छोटे से छोटा रखना है। ओके मतलब सर। यू डोंट हैव टू मेक इट फॉर 2 पेजेस। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। तो आपको मेरे ख्याल से इस रिज्यूमे के अंदर सफिशिएंट इनपुट मिले। यस सर। तो अब आप इसको ठीक करिए। और आमतौर पे ये नाम होता है ना, ये कभी आम इससे बचना चाहिए, 2 लाइनों में नाम लिखने से बचना चाहिए। ये है ना, ये आपका जो पार्ट है, आपको नाम हमेशा कोशिश करो एक ही लाइन में है। ओके सर। क्लियर? यस सर। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो आपका हमेशा ये शो करना चाहिए कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। कैरियर देखो, आपने लिखा है ना कि करियर ऑब्जेक्टिव, यानी मेरे करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है। यस सर। तो आप अपने करियर का ऑब्जेक्टिव को या तो यहाँ पर लिखो मत। अगर लिख रहे हो तो ये आपका करियर ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आपने लिखा है, ये कॉपी पेस्ट है ये आपका करियर ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है यस। कि लिवरेज माय स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स। करियर ऑब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। यू कैन ओके। राइट प्रॉब्ली, माय करियर ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम gamer, or maybe a gaming expert. And for this I have done some courses, and I'm looking forward to work in a gaming company. That's your objective. ओके सर। लेकिन यहाँ पे जो आप लिखते हो ना, आई कैन मैक्सिमम यूज ऑफ माई नॉलेज फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज योर इंटेंशन।
है ना? यस सर। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव हेडिंग अलग चीज है, और इसके अंदर जो आपने मेंशन करा है वो एक अलग चीज है। जैसे मान लो, आज मैं अगर अपना रिज्यूमे कहीं भेजूंगा, तो मैं यस सर। अभी तक था, लेट अस से आई बीन इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल्स। लेकिन आज मैं अगर अपना करियर चेंज करना चाहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लो मैं अपना करियर चेंज करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, और यहाँ मैं लिखता हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि विद माय लॉन्ग एक्सपीरियंस इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, I have noticed that, yeah, I wish to make my transition into digital marketing, for which I have done sufficient courses, and whatever I've learned will be implemented in my new job, and that'll help me and my organization meet their future goals. तो ये करियर ऑब्जेक्टिव हुआ, जिसको मैंने कंपनी के साथ भी अलाइन कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Everybody, are you all with me right now on यस। this? Yes, sir. Anybody Yes, differs sir. in the opinion here? यस सर। आप में से किसी का ओपिनियन अलग है इसमें से? हम्म। नो सर। ओके। तो तो ये इस सर तरीके से रेज्यूमे में फोटो नहीं लगाते क्या? किसमें? कुछ रेज्यूमे होते हैं जिसमें मैंने फोटोज देखी हैं, बच्चे अपने फॉर्मल फॉर्मेट में फोटो लगाते हैं विद देयर नेम। नहीं, आप लगा सकते हैं फोटोग्राफ, अगर आप फोटो लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं अभी अभिषेक को बोलूँ कि यार अभिषेक, जरा मुझे फोन देना अपना 2 मिनट के लिए, तो अभिषेक क्या करेगा, मेरे को अपना मोबाइल पकड़ाएगा और साथ साथ उसके अंदर पासवर्ड खोलेगा। यस और नो? सर बट वाई हैव यू पुट पासवर्ड इन योर फोन? क्या है तुम्हारे पास छिपाने के लिए? नथिंग, Then why have प्राइवेसी, you put a password in your phone? बहुत सिक्योरिटी पर्पसेस। What security? सर ऑनलाइन पेमेंट्स के है ना ऑप्शंस रहते हैं और बहुत सी चीजें रहती हैं। कितना पैसा पड़ा है तुम्हारे अकाउंट में? हाँ, अभी तो कुछ नहीं सर। तो देखो, ऑल योर आंसर्स आर गोइंग अगेंस्ट अगेंस्ट योर एक्टिविटी। ऐसा। आपने अपने फोन में पासवर्ड लगाया, ये मान के कि उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो जाए, और आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो रियलिटी क्या है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी डू नॉट नो व्हाई वी आर डूइंग इट। अब मेरे फोन में कोई पासवर्ड नहीं है, और ये बात मैं बोलूंगा मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो यू विल नॉट ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे अकाउंट में पैसा होगा। आई एम वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, है ना? तो अब आपका फोन अगर अभिषेक खो जाए रास्ते में, ऐसा। उसमें तो पासवर्ड पड़ा हुआ है, वो तो पूरे फोन को रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा और जब वो रीसेट हो जाएगा तो वो कॉल कैसे मिलेगा आपको कि ये फोन है तुम्हारा, ले जाओ करके? ऐसा हो गया। हाँ, तो बेसिकली चूंकि हमारे अंदर है ना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है चीजों को छिपाने की, इसलिए हम अपने आप को एक्सपोज करने से बचते हैं। जैसे मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगा, मेरा बैकग्राउंड दिख जाएगा। अरे तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या खराब है भैया? दुकान पे बैठे हो, पान की दुकान पे थोड़ी ना बैठे हो। दिख जाएगा तो दिख जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना? तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपना एक अच्छा सा फोटो लगाओगे, तो एचआर को आपसे पहले आपका रिज्यूमे ही दिखता है, उसको उसको लगेगा यार ये स्मार्ट लड़का है यार, बुलाते हैं इसको। यस और नो? ऐसा। तो लगाओ। Yes. तो लगाओ, मोबाइल की तरह पासवर्ड क्यों लगा रखा है उसमें? कि नहीं नहीं, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मैं पहले रिज्यूमे जाएगा मेरा, अच्छा लगेगा तो एचआर बुलाएगा फिर दिखाऊंगा। अरे भाई, एक बढ़िया सा छोटा सा फोटो लगाओ कॉर्नर में, और अपना पूरा मोबाइल नंबर लिखो, ईमेल एड्रेस लिखो, एड्रेस लिखो पूरा, और अपने रिज्यूमे को स्पेल चेक चला के देखो कि इसमें एक डॉट बिंदी का भी कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रवि, आपको समझ में आ गया अपना इनपुट? यस सर। चलिए, अब रवि से आगे बढ़ते हैं। किसी और का कोई रिज्यूमे देखना है? सर थैंक मेरा यू देख सर। लीजिए। हम्म। सर अभिषेक मेरा देख लीजिए, मैंने अभिषेक, भेज तुमने दिया था। तुमने भेजा है मुझे, अभिषेक? हाँ जी, भेजा था, व्हाट्सएप कर दिया था आपको। अच्छा, व्हाट्सएप किया था, एक सेकंड था। सर एक क्वेरी थी। बोलो। सर हमारे कॉलेज में क्या डिजिटल मार्केटिंग की भी कंपनी आती हैं? आ जाएंगी यार, चाहोगे तो, क्यों नहीं आएंगी? सर मुझे मतलब डिजिटल मार्केटिंग का ही थोड़ा सा चाहिए था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी भी? यस सर, दिख रहा है। ठीक है।
अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं, पहले हम एक रिज्यूमे और देख लेते हैं। यस सर। अभिषेक वालसन। अभिषेक देखो, आपने भी सेम मिस्टेक किया है। यस सर। क्या मिस्टेक नजर आ रही है आपको? सर रेज्यूमे नहीं लिखा था ऊपर। रिज्यूमे नहीं लिखा। जी तो सर। आपको क्या करना होगा यहाँ पे अभिषेक? सर हेडर में है ना रेज्यूमे ऐड करना होगा। हेडर में रिज्यूमे ऐड करना, और दूसरा अपना नाम जो है ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। जी सर। तो दिस इज नॉट राइट। बहुत ज्यादा बड़ा नाम लिखने से जॉब नहीं मिलेगी पहले, जी सर। है ना। यू विल स्टिल बी नोटिस द सेम वे। ठीक है ना। जी सर। तो आप इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करो, ऊपर रेज्यूमे लिखो, और फ्रंट एंड डेवलपर लिखा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एड्रेस हो गया, एवरीथिंग इज ओके। ईमेल, लिंक्डइन हो गया, बहुत बढ़िया। गिटहब डाला हुआ है, सॉफ्टवेयर वाले बंदे को गिटहब डालना चाहिए, वेरी गुड। पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाय द वे, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा बना है। दिस इज द वे यू हैव टू राइट। तो सेट। ओके, नीचे आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पे हम आते हैं, यहाँ पर है टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर आई कैन यूज माय एक्सपीरियंस। देखो ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया 1 मिनट पहले, जी है सर। ना। आपको अपने ऑब्जेक्टिव में वो लिखना है जहां पर आप अपने रवि, आर यू टेकिंग द इनपुट रवि? यस सर, यस सर। देखो ये वाला ऑब्जेक्टिव पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो रवि इसको। To obtain a challenging position as a front-end developer where I can use my experience in developing interactive user interfaces of websites. मतलब इसने वो लिखा है अभिषेक ने कि वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या डिजायर है, उसे कहाँ जाने की इच्छा है। Yes, sir. तो आपको भी अपने, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, करियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मैं क्या चाहता हूँ, वो लिखो आप यहाँ पर। डोंट डू अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम अदर्स। Okay. Yes, sir. वेरी इजी टू मेक आउट। Okay, sir. उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में भी बहुत अच्छे से लिखा है। यहाँ पर ई कैपिटल कर दो एंड में, अभिषेक, है ना। यस सर। फ्रंट एंड में ई कैपिटल, बैक एंड में ई कैपिटल कर दो। बाकी सब ठीक है। करंटली लर्निंग बहुत अच्छे है। अदर्स कोई देखो, ये प्रोजेक्ट्स मैंने बोला था रवि को, यहाँ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लिख दिया है इसने। तो दिस इज वेरी नाइस। Okay, sir. HTML, CSS, एजुकेशन, HR इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2024, मेजर कंप्यूटर एप्लीकेशन परसुइंग। ओके। यहाँ पे ना क्या बोलते हैं अभिषेक, ब्रैकेट यस में सर। नीचे जहाँ पर लिखा है ना HR इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जी सर। उसके ब्रैकेट में डाल दो CCS यूनिवर्सिटी। ओके सर। और ये जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को नीचे लिया। जी सर। ठीक है। ओके। हम्म। अब हम नेक्स्ट आते हैं, सिल्वर शाइन स्कूल 12th, मेजर कॉमर्स पास विद 64%। अभी सिल्वर शाइन स्कूल क्या CBSE बोर्ड था? यस सर, सीबीएसई बोर्ड। तो इसमें लिख दो ब्रैकेट में CBSE बोर्ड, 12th के बाद लिख दो CBSE बोर्ड। ओके सर। अभी क्या होता है ना कि करियर के शुरुआत में ना इनसे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं, दे वांट टू टेक स्टूडेंट्स विद गुड इंग्लिश। यस सर। तो अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो इस यहाँ पे यू शुड लीवरेज दैट पार्ट विद यू, है ना। ओके सर। तो 12th में लिख दो, 10th में भी लिख दो, मतलब CBSE बोर्ड। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज लिख दो। अगर थोड़ा परसेंटेज डाउन है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन जैसे ओके। 60% एंड अबव है तो लिख दो। लेकिन अगर मान लो 53%, 54% है, देन देर इज नो नीड टू राइट परसेंटेज। ठीक है, ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। एक पेज में यहाँ पे खत्म हो गया। कोई आप ये भी कर तो सकते हो बाकी इसमें। पोर्टफोलियो वेबसाइट है, उस पे आना है सारा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभिषेक कि आपने जैसे यहाँ पे देखो, ये तो तुम्हारा क्लिकेबल है सारा। ये तुमने क्लिकेबल बनाया, लिंक बनाया, बहुत अच्छी बात है। और अनिरुद्ध पोर्टफोलियो, यहाँ पर नीचे की तरफ अगर जगह है ना, तो यहाँ पर वो भी दे सकते हो, तुम स्कैन कोड भी डाल सकते हो यहाँ पर। जिसमें वो डालने के लिए बना रखे हैं, वो मेरे को इसमें अभी थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है। हाँ, कोई बात नहीं। पोर्टफोलियो का मेरे को अभी थोड़ा बोल्ड चेंज करना है। हम्म। ईमेल का थोड़ा कम करना हाँ है। देखो, जैसे ऊपर वालों में बोल्ड आ रहा है, इसमें नॉन बोल्ड आ रहा है ना। जी सर, वो मेरे को अभी करना हाँ है। मतलब थोड़ा सा यू हैव टू कीप इट, ये जो है ना तुम्हारा
फोटोग्राफ भी डाल सकते हो कोई, वैसे हालांकि सॉफ्टवेयर वाले डेवलपर वाले पोजीशन में फोटोग्राफ से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है ना? लगाना हो तो लगा दो, टेक अ गुड फोटोग्राफ एंड पुट इट। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फ्रेशर आई थिंक इट्स अ डिसेंट सीवी, डिसेंट रिज्यूमे। हम लोग जब बोलते हैं ना तो रिज्यूमे, सीवी और बायोडाटा सब एक साथ ही निकलता रहता है ना? ठीक है अभिषेक। अभिषेक, आर यू विद मी? आई थिंक अभिषेक का शायद कुछ नेटवर्क इशू है। ही इज यस आउट सर। ऑफ इट नाउ। और किसी को कोई शेयर कर अपना कोई रिज्यूमे एक बार चाहिए इनपुट, आई कैन डू इट ये राइट नाउ। सर। ये सर। किसने भेजा है? सर मैंने भेजा शेखर? व्हाट्सएप पे। ये सर। व्हाट्सएप पे? ये वाला है क्या? रवि हो गया। कहाँ पर है तुम्हारा? कब, कौन से नंबर पे भेजा है? सर आपके नंबर पे भेजा था। 9717 पे भेजा है, किस पे भेजा है? सर ये तो याद नहीं, आपको मैंने पहले भेजा था, आपने मुझे उस पर लिंक सेंड किया था अच्छा, ग्रुप में। अभी डालो ना इस नंबर पे, 9717 वाले नंबर पे, ओके सर। अभी डालो। तो रिमूव हो गया था मैं उसमें से। हेलो। हाँ, हाँ जी सर। 9717500330 उस पे भेजो अभी अभी फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक इनका रिज्यूमे आता है तब तक तो सबसे पहली चीज आपको बताता हूँ। आई वांट टू टेल यू लिटिल अबाउट रिज्यूमे, व्हाट इज दिस रिज्यूमे ऑल अबाउट। तो सबसे पहले आप चीज ध्यान से सुनिए कि रिज्यूमे इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू इन योर एब्सेंस। क्या? कैन एनीबडी रिपीट? Resume is a collection of information which you are giving to somebody for the purpose of a job, and it is you in your absence. सर आई सेंड इट। भेज दिया, मिल गया। हाँ, मुझे बताओ, कैन एनीबडी रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? The resume is an information or data collection of data which has been sent by the person on behalf of himself to show his perspective in their resume. मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि रिज्यूमे इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन shared by a job seeker to a prospective employer, and it is you in your absence. ठीक है? आपसे पहले क्या पहुंचता है कंपनी में? आपका रेज्यूमे। रिज्यूमे। तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है एग्जैक्ट तो इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पहुंचे, यही मतलब हुआ ना इसका? यस सर। तो आप चाहते हो कि आप अच्छे से नहीं पहुंचो? आप क्या चाहते हो? अच्छे से पहुंचना। तो अच्छे से पहुंचने के लिए क्या करना होगा आपको? अच्छा रिज्यूमे बनाना होगा। जाहिर सी बात है, इट इज सच अ स्वीट आंसर। आपको अगर अच्छे से पहुंचना है तो आपको अच्छे से पहुंचने के लिए एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना होगा। और अच्छा रेज्यूमे आप तभी बना पाते हो जब जैसे अभी हमने अभी अभिषेक का रेज्यूमे देखा और हमने अभी रवि का रेज्यूमे देखा। अब अभिषेक और रवि के रेज्यूमे में क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं? कि टेक्निकल डिफरेंसेस ये हैं कि अभिषेक ने अपने रेज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट को मेंशन किया हुआ है। अपने रिज्यूमे में उसने अपने क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स को भी मेंशन किया हुआ है। और कहीं ना कहीं रवि ने अपने रिज्यूमे में अपनी ट्रेनिंग्स तो लिखी हैं, लेकिन उन ट्रेनिंग से या तो उसने कोई सर्टिफिकेशन करी होती तो समझ में आता कि भाई इसने C++ लेवल 10 में से, या अपने आप को रेट करता कि इस स्किल में मैं 10 में से 8 हूँ, या इस स्किल में या 10 में से 6 हूँ मैं, या यस आई सर। एम 10 on 10 ऑन दिस। अगर मुझे मान लो C++ का कोई बंदा चाहिए और मुझे रवि का रिज्यूमे नजर आता है और उसने अपनी सारी टेक्निकल स्किल्स में रेटिंग की हुई है कि माई रेटिंग ऑन ऑन ए स्केल ऑफ 10 इज दिस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि ठीक है चलो, C++ का बंदा चाहिए और रवि ने अपने आप को 10 out of 10 दिया है।
सबसे पहले मैं इसको बुलाऊंगा और इसका एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, उसके बाद मैं इसका फिर HR इंटरव्यू करूंगा। लेकिन चूंकि उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आई डोंट नो कि 10 में से कौन सी चीज ऐसी है जो अच्छे से रवि को आती है। या रवि ने कोई प्रोजेक्ट लिखा होता तो भी मुझे समझ में आता कि कोई कोई प्रोजेक्ट लिखा होता तो भी मुझे समझ में आता कि प्रोजेक्ट लिखा है तो चलो उसको आगे प्रोजेक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ बेटर आता होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऑल ऑफ यू? यस सर। तो यू ऑल नीड टू मेंशन वॉट एवर यू हैव लर्न इन योर लाइफ। अब हम एक रिज्यूमे और ले लेते हैं, गिव मी अ मोमेंट। ये शेखर का रिज्यूमे है शायद। शेखर 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 भेज दिया आपने? यस सर। अच्छा, एक सेकंड। हमारा रिज्यूमे खुल नहीं रहा है शेखर। मैं एक सेकंड खोलने की कोशिश करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। शेखर तुम्हारा रिज्यूमे खुल नहीं रहा है, सॉरी यार। अभी तुम्हारे रिज्यूमे का नंबर लगता है आ नहीं पा रहा है आज। ठीक है, तो अब ओके हम सर, इसको एक मिनट भैया। रिज्यूमे फिलहाल अभी बंद करते हैं। अभी हम एक बार मैं और ट्राई मारूंगा, अगर खुलता है तो ये मैं बंद कर दे रहा हूँ। हम लिंक्डइन पे चलते हैं। रिज्यूमे में किसी को कुछ और पूछना है? क्योंकि आप लोग फ्रेशर हो अभी, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के रिज्यूमे में उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है, जो मैंने 2-3 इनपुट दिए आप लोगों को, याद रहेंगे सबको? यस सर। किसी को सर कोई एक चीज़ बार पूछनी मेरा है चेकआउट रिज्यूमे कर में? लीजिए। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? एनीबडी हु हैज एनी क्वेरी फर्दर? सर एक बार मेरा चेकआउट कर लीजिए रिज्यूमे। बताओ, तुमने तुमने भेजा है? हाँ सर, जस्ट अभी सेंड करा है। नवोदित? हाँ जी। अच्छा। अभिषेक वालसन, नवोदित। नवोदित मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताना दिख रहा है कि नहीं, है ना? एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको, ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। यस सर, दिख रहा है। यस सर। ओके ओके ओके। तो नवोदित, सबसे पहला इनपुट तो आपको भी वही कॉमन इनपुट है क्या? कि आपने रिज्यूमे की हेडिंग नहीं है। क्या है ऊपर? रेज्यूमे लिखना है आपको यहाँ पे बीच में। ठीक है सर। और ये जो तुमने पूरा ये बॉर्डर बनाया ना, इस बॉर्डर की जरूरत नहीं है यार। व्हाई आर यू राइटिंग दिस बॉर्डर? सर मैंने आपको एक बार ही दिखाया था जब मैं आपके साथ ऑफिस में आया था, हाँ। अपने एक मेट के साथ, तब मैंने आपको दिखाया था, तो उन्होंने कहा, आपने कहा था कि चलो ये ठीक लग रहा है, थोड़ा यूनिक सा। हाँ, बस यूनिक आपने से थोड़ी तो यूनिक माइनर से सी। तो हो, लेकिन ये बॉर्डर जो है ना, जस्ट जस्ट राइट योर नेम। और नवोदित भी तुमने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इट इज टू लार्ज। और तुमने ठीक जैसे है यहाँ सर। लिखा है ना, एंथुजियास्टिक एंड ईगर फ्रेशर सीकिंग टू किक स्टार्ट करियर इन वेब डिजाइनिंग, दिस कैन बी योर करियर ऑब्जेक्टिव एक्चुअली। ओके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस दिस सर। कैन बी योर करियर ऑब्जेक्टिव। एक सेकंड होल्ड करो। थैंक यू। क्या? हेलो हेलो।
वो जूम कहाँ से हो रहा था? लज्जा भावना के साथ धीरे सीखोगे। क्योंकि अब ना कोई आया नहीं, एक साल में रूप पूछना है ये करना खत्म हो अच्छा, नवोदय देख तो ये ना पूरा ऊपर का ये पूरा बॉर्डर हटाओ अपना। ठीक है सर। ये जो आपने पूरा बनाया, नवोदित भी बड़ा बड़ा लिखा है, छोटा करो इसको। और ठीक है। ये सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपने लिखा है ना, एंथुसियास्टिक एंड फ्रेशर एंड ईगर फ्रेशर, you can probably put it in the career objective here. Looking forward to an opportunity for working in a dynamic, challenging environment where I can utilize my skills. Skills में एक L है, स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है। ठीक है सर, सर स्पेल ओके चेक, ओके। स्पेल चेक नहीं चलाया आपने। फॉर डेवलपिंग माई हम्म। करियर एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर रखा है, और सारा रिज्यूमे ना आपने बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड में बनाया है। हाँ सर, आपसे पूछ रहा था तो आपने कहा था कि एक काम करो, इसमें जो हेडिंग्स वगैरह है ना उन्हें तुम बोल्ड करके उस पर अंडरलाइन कर सकते हो, बाकी ये जो छोटी हाँ छोटी नहीं, माइनर लेकिन माइनर से लेकिन हैं। लेकिन लेकिन आपने अगर बोल्ड कर दिया तो अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। अगर बोल्ड अंडरलाइन दोनों करते हो ना, तो वो बहुत हम्म। ज्यादा ओवर एम्फेसिस होता है। अगर बोल्ड कर दिया तो अंडरलाइन मत करो, और अगर अगर उसको फॉन्ट बड़ा बना दिया है और बोल्ड नहीं किया है तो हाँ अंडरलाइन हाँ, कर दो। ठीक है ठीक है। जैसे परसुइंग फाइनल ईयर CCSU, ठीक है, यूनिवर्सिटी इन 2024, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल, अब यहाँ पे CCS आ गया, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, यहाँ पे बोर्ड लिख दो, कौन से बोर्ड से किया है। तो CBSE से ही है। आप तो लिख दो ठीक है, CBSE मैं हायर वो सेकेंडरी एजुकेशन। मेंशन कर दूंगा। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मत लिखो। हायर सेकेंडरी स्कूल स्कूल सर्टिफिकेशन की जगह लिखो क्लास 12, या क्या 10th ठीक। होता है, क्या होता है ये। क्लास टेंथ टेंथ होता है सर, 10th। हाँ, अब देखो आपने क्या उल्टा लिखा है, पहले आपने ग्रेजुएशन लिखा है, फिर 10th लिखा है, फिर 12th लिखा है, ये भी उल्टा है। ठीक है। इसका ऑर्डर ठीक नहीं है। हम्म। या तो आप ग्रेजुएशन लिखो, उसके नीचे 12th लिखो, उसके नीचे 10th लिखो, ये गड़बड़ है देखो। ये 24, फिर ये 19, फिर ये 21 है ना। ओके सर। और दूसरा जो है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हायर सेकेंडरी, राइट क्लास 10th क्लास 12th, ठीक है सर। और इसमें CBSE बोर्ड डाल दो इसमें। सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग ऑन वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, सॉफ्ट प्रो इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। CCC कोर्स बाय इंस्टीट्यूट, पर्सनल स्ट्रेंथ, अच्छा। IT स्किल सेट इज ओके, लेकिन इसको ना सारा नॉन बोल्ड कर दो पहले तो, बहुत ज्यादा बोल्ड में है ठीक ये। है सर, मैं कर दूंगा। ये हाँ, सर और इसकी अनबोल्ड कर फॉन्ट दूंगा साइज मैं। देखो, अलग अलग फॉन्ट से ज्यादा 2 या 3 फॉन्ट साइज इस्तेमाल होने चाहिए। और जो ओके। तुम्हारा जो फॉन्ट का स्टाइल है ना, मतलब फॉन्ट हाँ टाइप, जी। वो भी एक ही होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा हेलवेटिका है तो हेलवेटिका में चलने दो, अगर टाइम्स रोमन है तो पूरा रिज्यूमे टाइम्स रोमन में। अब कहीं पर हेलवेटिका, कहीं टाइम्स रोमन, कहीं पे कोई और, मल्टीपल फॉन्ट ना हो। और हेडलाइन, अगर अगर जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर मान लो 15 फॉन्ट साइज है, तो सब जगह हेडिंग 15 में ही हम्म। आना चाहिए फिर। ठीक है सर। कहीं 12, कहीं 15, कहीं 17, कहीं 18, तो बहुत ज्यादा ना आईज को बहुत डिस्टरबेंस होती है, तो क्या होता है ना, वो आदमी रिज्यूम में छोड़ देता है। ओके। एकेडमिक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नेम ई कॉमर्स, ई कॉमर्स व्हाट, लैंग्वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा। अब तुमने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डिस्क्रिप्शन ई कॉमर्स इज, यार सबको पता है ई कॉमर्स क्या होता है, उस कंपनी का नाम लिखो जिसके लिए बनाया तुमने। हम्म। किसी कंपनी के ठीक लिए है। बनाया है कि जनरल बनाया, जेनरिक है ये। नहीं सर, जनरल एक अलग ही बनाया था मैंने, ये अच्छा एक अच्छा अच्छा अपना। अच्छा, हाँ। ओके ओके। क्लोन नहीं बनाया था ये। तो डिस्क्रिप्शन में ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज व्हाट इज ई कॉमर्स। इंस्टेड यू शुड राइट व्हाट दिस प्रोजेक्ट डज। मान लो तुमने ई कॉमर्स के लिए कोई वेबसाइट बनाई थी या मोबाइल ऐप था, क्या था ये। तो ये वेबसाइट ही थी, वेब पेज था वेबसाइट है एक। ना, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम में लिखो ई कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि ये वेबसाइट के अलावा ई कॉमर्स का लैंडिंग पेज भी हो सकता है, ई कॉमर्स के लिए ब्लॉग हो सकता है, ये ई कॉमर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। तो इसके आगे लिखो ई कॉमर्स वेबसाइट, और नीचे जो है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डोंट डिस्क्राइब अबाउट ई कॉमर्स, डिस्क्राइब व्हाट दिस हम्म। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट डज। जैसे यू कैन राइट, दिस इज बेसिकली पोर्टल जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट,
by the different kind of sellers can come and showcase their products. It is mainly dedicated to, let us say, clothing. So this particular e-commerce shop only sells clothing, or this sells household, this sells automobile. अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो वैसा लिख दो, अदरवाइज instead of describing what is e-commerce, write what this project does. Getting my point? Yes sir, yes sir. That looks like कि आपने थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाया है. IT स्किल सेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, ये सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यूट्यूब क्लोन ठीक है, आई थिंक इट्स मोर और लेस फाइन. बस ये है कि थोड़ा सा ना ये तुमने बहुत वो कर रखा है, इसको ठीक करो. ठीक है ठीक सर, है. मैं इसे एडिट कर हाँ दूँ. ये, ओके. और थोड़ा सा ना फॉन्ट भी कोई दूसरा चूज करो, ये बहुत अच्छा फॉन्ट नहीं है रिज्यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज नॉट अ ठीक ग्रेट है. फॉन्ट. ठीक है. ओके सर. ऑलराइट, ऑलराइट. चलिए. So I hope all of you found the inputs given for the resume are good enough for your own purpose, है ना? अभी तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर. ठीक है शेखर, तुम्हारा रिज्यूमे अगली बार देखूंगा मैं, अभी वो डाउनलोड होके ना खुल नहीं पा रहा है मेरे से. अब आई वांट टू टेक अ मिनट टॉक अबाउट रिज्यूमे. तो बेसिकली रिज्यूमे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रिविजिट कर लेते हैं. पहली चीज़ ये है कि रिज्यूमे एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, जो आपकी एब्सेंस में आपको रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है? रिप्रेजेंट. आपकी एब्सेंस में, यानी कि जब अभिषेक घर पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है बिस्तर पे, या कोई आदमी शॉपिंग कर रहा है, कोई आदमी पढ़ाई कर रहा है, कोई आदमी कुछ कर रहा है, लेकिन आपका रिज्यूमे आपकी एब्सेंस में naukri.com पे काम कर रहा है. आपका रिज्यूमे कह रहा है भाई मुझे देख लो. तो अब मैं अपना कीमती समय निकाल के अगर आपका रिज्यूमे देख रहा हूँ तो मुझे रिज्यूमे अच्छा देखना चाहिए. यस और नो? यस यस सर. सर. अब आप जो है पिक्चर देखने जाते हो, और आप शाहरुख खान की पिक्चर देखने गए, और शाहरुख खान एकदम गंदा सा लगे देखने में, और बोले भी तो थोड़ा हकला हकला के बोले, है ना? और वो उनका जो बेडरूम दिखाई दे रहा होगा फिल्म में, वो बिल्कुल बिल्कुल अनटाइडी बेडरूम लगे, गाड़ी गंदी सी दिखे उसकी, जिसपे उसको गाड़ी चलानी है. आप ऐसी पिक्चर देखोगे 3 घंटे बैठ के? नहीं. क्यों? देखो, आपने पैसे खर्च करे हैं तो आप भी चाहोगे कि ना आपको एक बढ़िया सी मूवी दिखे जिसके अंदर सब कुछ एकदम क्रीमी हो. मतलब पहाड़ दिखे तो स्विट्जरलैंड के, है ना? रिवर दिखे तो साफ सुथरी, जंगल दिखे तो हरा भरा, गाने दिखे तो खूब बढ़िया सा उसके अंदर फिल्माया गया हो. तो आपका रिज्यूमे भी अच्छा दिखना चाहिए. तो आपका रिज्यूमे आपकी एब्सेंस में आपके लिए नौकरी ढूंढ रहा है. मतलब वो मछली पकड़ने वाला कांटा देखा है ना आपने? यस वो सर. एक आदमी सुबह से शाम तक बैठा रहा और मछली नहीं आई उसके कांटे में. तो कहाँ प्रॉब्लम है? मछली ओवर एजुकेटेड है, या हो सकता है कांटे के आगे जो उसने फूड लगाया है वो अच्छा नहीं है? फूड अच्छा नहीं है. और अच्छा नहीं है. तो आपका जो रिज्यूमे है ना, वो भी आपका मछली वाला कांटा है, मतलब मछली के कांटे के आगे ना वो लगा हुआ फूड है वो. अब आपका रिज्यूमे अगर अच्छा नहीं है तो वो नौकरी कैसे ढूंढ के लाएगा तुम्हारे लिए, है ना? तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है. बहुत अच्छा रिज्यूमे का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर कलर्स डाल दिए जाएं, फोटोज डाल दी जाएं. अच्छे रिज्यूमे का मतलब होता है कि उस रिज्यूमे में जो भी एक्सपेक्टेड है. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने 2 रिज्यूमे देखे, दोनों BCA के बच्चों के. अब किसी कंपनी को C++ कोई चाहिए, या जावा स्टर्ट्स में चाहिए, या कोई HTML प्रोग्रामिंग का बच्चा चाहिए, और उसने नेटवर्क इशू हो गया. सर की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं आ आवाज रही. नहीं. छुट्टी हो गई भाई, छुट्टी. तू फोन चेक कर पहले. अरे कीवर्ड्स क्या होते हैं रिज्यूमे में?
फोन तो देख कार्तिक, फोन तो देख। मान जा भाई कार्तिक अगर। मैं कर दूं स्क्रीन शेयर? नहीं भाई नहीं। रवि भाई इंटरव्यू इंटरव्यू देना है रिएक्ट जेएस का मुझे। है हाँ, तेरा ले या तू मेरा लेगा? तू ही ले ले। पढ़िए तूने? हेलो। और सर आ गए। बीच में, हाँ, बीच में वो लॉग आउट हो गया था मेरा दूसरा सिस्टम। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी एब्सेंस में अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कॉल आएगी, नहीं आएगी ना आपके पास कॉल? यस सर। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे अभिषेक ने या रवि ने अपने रिज्यूमे में अच्छे से लिखा हुआ है कि इनको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। तो अगर आप बीसीए स्टूडेंट हो, एमसीए स्टूडेंट हो, बीटेक हो, तो वो टेक्नोलॉजी लिखिए। अगर आप जैसे शेखर एमबीए स्टूडेंट है, तो अगर शेखर एमबीए स्टूडेंट है तो शेखर को लिखना चाहिए कि उसने एमबीए में क्या चीज सीखी है। मान लो उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, या शेखर ने कोई प्रोजेक्ट किया है, अबाउट एनी रिसर्च किया है किसी कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर, तो शेखर मस्ट राइट दैट। और वो लिखने से क्या होता है कि जब आपका रिज्यूमे सर्च होता है तो आपका रिज्यूमे सर्च में आ जाता है। और आपका रिज्यूमे जब सर्च में आता है तो ही आपको आगे से कॉल आती है किसी एचआर से। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको, कि अगर आप किसी एचआर से कॉल चाहते यस हो सर। तो आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड हो। नव्या, आप क्या कर रही हो, बीसीए कर रही हो? यस सर। तो आपने अपने रिज्यूमे में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं? यस सर। शेखर, आप एमबीए कर रहे हो ना? यस सर। तो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट करा है, कोई मार्केट रिसर्च किया है, कोई समर ट्रेनिंग करी है? नो सर। तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? इज इट एमबीए, एमबीए फाइनेंस है, एचआर है, क्या है? सर एचआर एंड फाइनेंस। एचआर एंड फाइनेंस। तो सबसे पहले शेखर आप काम ये करो कि एक इंटर्नशिप कहीं से भी उठाओ एचआर की, और एक इंटर्नशिप कहीं से भी उठाओ फाइनेंस की। ओके सर। अगर एमबीए करके आपके रिज्यूमे में इंटर्नशिप नहीं लिखी है तो आपको कोई कॉल नहीं आएगी। और वो जो इंटर्नशिप है वो किसी कोशिश करो किसी ठीक ठाक कंपनी में मिल जाए आपको, भले ही वो आपको पैसे ना दें। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू डोंट गेट मनी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव वन इंटर्नशिप, वन और टू इंटर्नशिप इन योर रेज्यूमे। और कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो अभी एमबीए और बीसीए के अलावा किसी और कोर्स से हो? कोई बीबीए स्टूडेंट है, कोई यस डिप्लोमा सर, स्टूडेंट है? बीबीए स्टूडेंट सर, ओम जी पांडे। हाँ, सर बी फार्मा स्टूडेंट कार्तिक कौशल। कार्तिक कौशल। कार्तिक, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर ओम जी पांडे, बीबीए और स्टूडेंट, स्क्रीन पे आ लास्ट ईयर। जाइए। ठीक है, ठीक है। कार्तिक, अब एक चीज देखो, जैसे आपने अभी बी फार्मा लास्ट ईयर कर रहे हो आप, ठीक? कार्तिक, आप हो यहाँ पे अभी? यस। यस सर। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आई हैव टू। कार्तिक, 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 कार्तिक है, क्या नाम है पूरा? कार्तिक कौशल। कार्तिक कौशल, अच्छा। एक सेकंड होल्ड करो। स्क्रीन का नाम क्या है आपका? 1RF कार्तिक कौशल HRIT। अच्छा, 1RF कार्तिक कौशल HRIT, अच्छा। एक सेकंड होल्ड करो। हम्म, ठीक है। तो कार्तिक देखो, जैसे आप अभी बी फार्मेसी कर रहे हो, तो बी फार्मेसी के फाइनल ईयर में आप हो, तो अभी यस आपने सर। कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह करी है? यस सर, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और फार्मेसी तो शॉप। क्या आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है आपने कहाँ हॉस्पिटल ट्रेनिंग करी है? यस सर, रिज्यूमे में लिखा भी है और एक सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच भी करा है। वेरी गुड। तो जैसे आपने कोई हॉस्पिटल ट्रेनिंग करी या उसके साथ कोई और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, आपने उसके साथ रिज्यूमे भी अटैच किया हुआ है, तो ये जब आप अटैच करते हो तो ये आप अपने कॉल को, जो नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स हैं उसको आप इंक्रीज कर लेते हो। जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो जरूर जानना चाहता है कि आप बेसिकली आपने क्या किया पिछले 4 साल में या 3 साल के अंदर पढ़ाई के अंदर। क्या आपने कोई छोटी मोटी रिसर्च वगैरह करी, कहीं जॉब जॉब वगैरह कर रहे हो क्या कहीं? नहीं सर, ये फाइनल ईयर एग्जाम चल रहे हैं अभी तो। एग्जाम चल रहे हैं?
तो आप कोई कोई ऐसी चीज जो आप मेंशन करना चाहो अपने बारे में, जो किसी क्लिनिकल एम्प्लॉयर ट्रायल को, क्लिनिकल ट्रायल की क्लासेस और कोर्स कराता है वो जिसके आपने अंदर मेंशन कोडिंग किया। वगैरह। यस सर। उसके साथ एक हाँ तो ये सर्टिफिकेट थे जब इंटर्नशाला से मिला था, वो लगाया था। ठीक है। तो अब बिल जैसे क्लिनिकल ट्रायल आपने किया, तो क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी मेडिसिन को बाहर आने से पहले। यस सर। तो आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, या उसके WHO। क्वालिटी में जाना चाहते हो, या प्रोडक्शन में जाना चाहते हो? मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तो एक ही चीज हो गई, फिर एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। सर पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन WHO में जाना था। पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन WHO में जाना चाहते हो? देखो, WHO में डायरेक्टली तो शायद नहीं होता बच्चों का इस तरीके नहीं जा से। सकते। उसके हाँ लिए तो आपको कम से कम 3 साल के लिए किसी भी पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से हाँ सर्टिफिकेट लेना तो होता है विद देयर बिल्कुल कैरेक्टर ठीक है। और। हाँ तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, आपने गूगल पे सर्च वर्च किया होगा। और क्योंकि WHO डायरेक्टली नहीं लेता है इस तरीके से, अनटिल अनलेस यू हैव, क्योंकि WHO एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एंट्री लेवल बच्चों को नहीं लेता, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत होती है जो आके वहां पर एक जल्दी जल्दी से राइट फ्रॉम डे वन से कंट्रीब्यूट कर सके, है ना? तो आप चूंकि आपने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है कि 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी पब्लिक हेल्थ कंपनी के साथ, या पब्लिक हेल्थ सेक्टर में किसी गवर्नमेंट के साथ, तो आपको जब मालूम है ये चीज़, तो आप उसी पे फोकस करिए और उसी टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई करिए, चाहे वो जान पहचान से कोई नौकरी ढूंढिए या किसी कंसल्टेंट के थ्रू ढूंढिए जो स्पेसिफिकली उसी फील्ड में काम करता हो, जिससे आपकी जर्नी छोटी कर दे। जैसे मैं एक HR कंसल्टेंट हूँ मान लो, और मैं यस 100 सर। कंपनियों को जानता हूँ, और तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें 1 महीने में जॉब मिल जाए, तो मैं चूंकि उन कंपनियों के HR को जानता हूँ, तो हो सकता है तुम्हारा 1 महीने के अंदर करवा दूं। लेकिन अगर तुम अपने से हाथ पैर मारोगे, तो हो सकता है 6 महीने तक भी जॉब नहीं मिले, है ना? तो इसलिए यस आपको सर। फाइनल ईयर खत्म होने से पहले अपनी इंडस्ट्री के कुछ कंसल्टेंट्स को पकड़ो। उन कंसल्टेंट्स के साथ आपको पहले उनको चीज समझाओ कि आपको क्या, आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है, और फिर आप उनसे बोलो कि भाई मेरे को इन पर्टिकुलर 5-7 कंपनियों में अगर आप बात इंटरव्यू कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो कमर्शियल करिए होगा वो तो कुछ जान पहचान यशोदा हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल से रिलेटेड, और कुछ हेल्थ केयर सेंटर हाँ से हमसे भी जान पहचान और कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, तो उन सबसे भी हाँ। बात करी आप थी, लेकिन पहले सबने यही कहा दूसरा, था हाँ। कि आपके जो भी एंट्री लेवल पे स्टार्टिंग करोगे, तो स्टार्टिंग में हम्म आपको 2 to 3 years कुछ इनकम नहीं होती हेल्थ केयर सेंटर्स में, हम्म क्योंकि वो सोशली आप यूज़ करते हो, तो सोशल में आप ज़्यादा अर्निंग करते नहीं हो। तो अगर आपको WHO में जाना है या फिर कहीं पे भी जाना है ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू WHO, तो आपको इनकम पे नहीं जाना होगा। इनकम तो ठीक स्टार्टिंग के है। लिए भूल नहीं जाओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक इनपुट है। अब मैं आपको एक लास्ट इनपुट देना चाहता हूँ आज के रिज्यूमे से संबंधित, कि जो HR होते हैं किसी भी कंपनी के, उनका रिज्यूमे ढूंढने का तरीका आप समझ लीजिए। जैसे मैं एक टाइम पे आई वाज वर्किंग एज एन HR इन वन ऑफ द रिक्रूटमेंट फर्म्स। तो मेरे पास एक कंपनी से जॉब आई कि XYZ प्रोफाइल के मुझे लोग चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब कैसे करूं, तो मेरे बॉस ने मुझे सिखाया Naukri.com को सर्च कैसे करते हैं। तो Naukri.com पे जो रिक्रूटर लॉगिन होता है वो हमको मिला। उस रिक्रूटर लॉगिन के अंदर जाकर के होता है कीवर्ड सर्च। सर म्यूट हो आप। माय वॉइस इज देयर। ओके। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है, आपको मैं कीवर्ड दे देता हूँ। तो उन्होंने अपना एक जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा मुझे। उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई थी, एक्सपेक्टेशन लिखी हुई थी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैंने उसके अंदर जो है सारा उसके कीवर्ड निकाले, और कीवर्ड निकाल के मैंने Naukri.com में जहाँ पर होता है कीवर्ड सर्च, वो मैंने डाला। और डालने के बाद उसमें आता है नंबर ऑफ ईयर्स, 1 से 3 साल, वो लिखा मैंने। फिर उसमें आता है कि कहाँ चाहिए, मैंने उसमें लिखा दिल्ली NCR। और जैसे ही मैंने दबाया, उसके अंदर 2000 रिज्यूमे आए। वो 2000 रिज्यूमे वही आए जिनके अंदर वो कीवर्ड था। तो अगर आपको मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाना है, आपको सपोजिटली एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी में जाना है, या किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है जिसको SaaS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना, या आपको किसी कंसल्टिंग कंपनी में जाना है, या आपको किसी टेस्टिंग कंपनी में जाना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी में, तो जिस भी प्रोफाइल में आपको जाना है, उस प्रोफाइल के कीवर्ड आपके रिज्यूमे के अंदर होने चाहिए। अगर आपने खाली BCA लिख दिया कि परस्यूइंग BCA फ्रॉम HRIT कॉलेज,
तो बीसीए के अंदर यार naukri.com पोर्टल को जो है ना, पोर्टल एक मूक दर्शक है, उसको उसके आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है। पोर्टल को सिर्फ ये पता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो अगर पोर्टल में आपका रिज्यूमे पड़ा हुआ है और आपको उसको चाहिए C++, और आपने लिखा हुआ है बीसीए, तो बीसीए के रिज्यूमे में C++ नहीं है तो आपका रिज्यूमे नहीं उठ के आएगा। अगर उसने लिखा हुआ है सपोजिटली एचआर, और आपने अपने रिज्यूमे में एचआर वर्ड नहीं लिखा है, तो आपका रिज्यूमे उठ के नहीं आएगा। आपको आपके रिज्यूमे में उसको चाहिए पाइथन, आपने पाइथन नहीं लिखा है तो आपका रिज्यूमे नहीं उठ के आएगा। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जिस भी प्रोफाइल के लिए आप नौकरी ढूंढ रहे हो, उस प्रोफाइल के कुछ कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे के अंदर होने चाहिए। नव्या, आपको आपने 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 अपने रिज्यूमे में डाले हैं इस तरह के कीवर्ड? यस सर, मतलब कीवर्ड्स तो मेरे को जनरली पता नहीं था कि अलग से हेडिंग में भी डालने होते हैं, तो मैंने वो जो तो स्किल्स हेडिंग में लिखी हैं हेडिंग में वही। हेडिंग में हेडिंग में हेडिंग में नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो हम्म, naukri.com या monster.com या जॉब्स अहेड या आपका कोई भी वेबसाइट में जब आप कीवर्ड डालते हो तो वो पूरा रिज्यूमे सर्च करता है, वो खाली आपका हेडिंग हेडलाइन सर्च नहीं करता है। वो आपका पूरा हाँ तो अब सर जैसे स्किल्स की डाली हुई है। हाँ, तो जैसे मान लो आपको जाना है सब, लेट्स से किसी कंसल्टिंग कंपनी में, और उसके अंदर भी जाना है तुम्हें एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, तो वो सॉफ्टवेयर वर्ड तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर होना चाहिए। अगर 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 मान लो किसी बच्चे को फार्मेसी में कोई स्टूडेंट है और उसको फार्माकोलॉजी में जाना है, तो फार्माकोलॉजी वर्ड उसके रिज्यूमे के अंदर होना चाहिए। अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग वर्ड उसके रिज्यूमे में होना चाहिए। जैसे हितेश, हितेश आप क्या करते हो, कौन से कोर्स में हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब जैसे हितेश हमारे यहाँ मैकेनिकल में है, पॉलिटेक्निक में, और मैकेनिकल में जैसे आपका हो गया, सपोज आप किसी कंपनी में मैं प्रोडक्शन में जाओगे आप मोस्ट लाइकली, है ना? जी तो अब आपको प्रोडक्शन में जाना है तो किस टाइप की कंपनी में जाना है? आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, आपको किसी सर, मेरी हेवी जो इंजीनियरिंग? मेरी जो मेन जो मैंने सोचा है आगे के लिए, आरआरबी जेई के लिए। अच्छा। हाँ, आरआरबी हम्म। जेई की तैयारी करनी। आर्मी क्या बोल रहे हो? आरआरबी जेई, रेलवे, अच्छा, इंडियन रेलवे। रेलवे में जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जी। तो जैसे आपको रेलवेज में जाना है तो रेलवेज के से रिलेटेड कोशिश करो कि जब तक तुम्हारा कोर्स खत्म हो तो कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप ले लो। गाजियाबाद गाजियाबाद रेलवेज में बात कर लो, नॉर्दर्न रेलवे में या ईस्टर्न रेलवे में, कहीं ना कहीं। और बिल्कुल मतलब तुम्हें गवर्नमेंट में तो इंटर्नशिप में कोई पैसे पैसे भी नहीं मिलते हैं ना, जी। तो कोई छोटी मोटी महीने डेढ़ महीने की इंटर्नशिप कर लो, वहां से एक सर्टिफिकेट ले लो और अपने रिज्यूमे के अंदर लिखो दैट आई हैव गॉन थ्रू द वर्कशॉप मेंटेनेंस रिलेटेड इंटर्नशिप इन नॉर्दर्न इंडिया रेलवे मंडल इन गाजियाबाद जंक्शन, है ना? इस टाइप से करके अपने रिज्यूमे के अंदर डालो। तो अब क्या होगा, जब वो सर्च करेंगे देखेंगे यार ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो आपका रिज्यूमे सर्च होके आ जाएगा उसके अंदर। कोशिश करो कि जान पहचान हो, चाहे कुछ भी हो, पैसे मिले नहीं मिले, लेकिन एक डेढ़ महीने की इंटर्नशिप मिल जाए तुम्हें रेलवेज में। और बहुत सारे बच्चे करते हैं, मेरे से बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट लेके जाते हैं अप्रूव कराने के लिए, एक लेटर लेके जाते हैं ना हमसे। बहुत सारे लिया था बच्चे सर मैंने। डेल में, सेल में जाके करके आते हैं ट्रेनिंग। लिया था सर, बीएचएल में करके आया था मैं 1 महीने। तुम आए थे मेरे पास? जी। हाँ, तो देखो ना, मतलब जैसे आपने लेटर लिया बीएचएल में करके आ गए, ऐसे अब आपने बीएचएल वाला वो जी। जो भी है वो कीवर्ड आपको डालने पड़ेंगे रिज्यूमे में। अगर आप अपने रिज्यूमे में कीवर्ड नहीं डालोगे तो आपको रिज्यूमे उठेगा नहीं। मतलब ओके जैसे सर। मैं देता हूँ, मैं ना, आप फ्रेंचाइज समझते हो? फ्रेंचाइजी क्या होता है? सारे के सर सारे हाँ, फ्रेंचाइजी एक तरीके की ब्रांच हो जाती है। इस प्रकार की ब्रांच होती है या किसी कंपनी की डीलरशिप होती है। तो जैसे मैं फ्रेंचाइज का एक्सपर्ट हूँ, किसी भी कंपनी को जब अपने आउटलेट खोलने होते हैं तो आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, यू नो। व्हेन आई वाज इन टीसीएस, व्हेन आई वाज इन एनआईटी, व्हेन आई वाज इन पियर्सन, तो माय रोल वाज टू गो एंड ओपन द कंपनी स्टोर्स। तो आज अगर इंडिया में कोई भी कंपनी फ्रेंचाइज वर्ड डालती है तो मेरा रिज्यूमे जरूर उठ के आता है उसमें, बिकॉज आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन दैट। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे मालूम है कि जी अगर सर। फ्रेंचाइज डाला जाएगा तो मेरा रिज्यूमे उठ के आएगा ही आएगा। तो आपको भी ना, अगर अपना रिज्यूमे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जॉब ऑफर चाहिए, तो आपको अपने रिज्यूमे के अंदर वो कीवर्ड डालने होंगे जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे सर्च में आए। क्योंकि आप लोग अभी फ्रेशर हो, तो आप लोगों के फ्रेशर के रिज्यूमे में सबसे पहले आपका फॉर्मेटिंग अच्छा होना चाहिए,
हो सके तो पूरा एड्रेस प्रॉपर लिखो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखो, अपना एक अच्छा सा फोटोग्राफ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है फोटोग्राफ डालने में। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से हो तो आपको उसके अंदर अपने जितने टेक्निकल स्किल्स हैं वो सारे डालो। उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट किया है तो डालो, कोई सर्टिफिकेशन किया है तो डालो। या अगर कुछ भी नहीं किया है, जैसे मान लो रवि का सीवी था, शायद रवि का ही था जो हमने पहला सीवी देखा था ना, पहला रिज्यूमे देखा था, तो रवि के रिज्यूमे में रवि ने मेरे ख्याल से 10 स्किल लिखी है। कितनी लिखी है रवि? सर 12। अब जैसे 12 स्किल लिखी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है। तो अब आपको क्या करना है रवि, कि आप चाहो तो ना वो 12 की 12 स्किल पे अपना जो आपका जो एक्सपर्टीज लेवल है वो डाल सकते हो। ओके सर। तो जैसे एक टेबल बना दो, उसमें लिखो जैसे C++ 5 ऑन ए स्केल ऑफ 10, 5/10। या तुम लिख सकते हो जावा 8/10, जावा में मैं 10 में से 8 आता है मुझे। या आप लिख सकते ओके। हो जैसे आपने पाइथन किया है, मान लो आपका पाइथन सुपर स्ट्रांग है, तो आप लिख सकते हो बिल्कुल। 9/10। तो अगर आप अपनी सारी स्किल की रेटिंग कर दोगे ना, तो वो अपने आप में एक सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गया कि साहब मुझे इतना आता है, अब आप देख लो, आपको मुझे हायर करना है तो आपकी मर्जी है। ओके सर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है अभिषेक, आप समझ गए ना, आपने भी शायद अपनी स्किल लिखी है, तो जो आपको आता है यू कैन प्रॉब्ली डू अ सेल्फ सर्टिफिकेशन दैट आई एम सो एंड सो ऑन दीज स्किल्स। ठीक है। तो I hope in today's session you all understood the importance of various points in your resume। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्पेल चेक चलाना। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए रिज्यूमे में। ये इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करनी है कि प्रिंट आउट निकालने से पहले उस पर स्पेल चेक चला लो एक, है ना। आजकल तो मोबाइल में भी शायद वो स्पेल चेक आ गया है, आप यस कोई सर। मोबाइल से भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसमें भी स्पेल चेक कर सकते हो, तो स्पेल चेक चला लो। फॉन्ट वगैरह का साइज देख लो, फॉन्ट का स्टाइल देख लो, और थोड़ी फॉर्मेटिंग देख लो। और अगर अपनी टेक्निकल स्किल्स हैं तो सेल्फ रेटिंग कर लो। तो इस तरीके से थोड़ा देखो, और बहुत ज्यादा बोल्ड में मत लिखो। बोल्ड से क्या होता है ना, आपके अंदर एग्रेशन नजर आता है, और जितना ज्यादा आप एग्रेसिव अपना रिज्यूमे बनाओगे उतना HR आपसे दूर भागेगा। यानी आपका रिज्यूमे एक सॉफ्ट रिज्यूमे होना चाहिए। ठीक है। तो आज एक ओके काम सर। करते हैं, आज हम इसको लिंक्डइन को टच नहीं करते हैं। आज हम फिलहाल अपने सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज हमने जो आपको इनपुट दिए हैं वो इनपुट आपको फर्दर रिज्यूमे बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और आपके 3-4 लोगों के रिज्यूमे आज हमने देखे, और जो भी उसके अंदर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बताए हैं आपने शायद उनको नोट कर लिया होगा। और आप लोग सभी लोग अपने रिज्यूमे, जो आपको असाइनमेंट मैंने दिया है उस असाइनमेंट में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म के अंदर आपको वो सारा जाके सबमिट करना है। और मेरा 1-2 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं एक एक करके सबके सबके असाइनमेंट देखने शुरू करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी अपनी कॉल बुक नहीं करी है वो भी अपनी एक आधे घंटे की या 15 मिनट की कॉल बुक कर ले। कैलेंडली का लिंक दिया हुआ है मैंने, वो कैलेंडर देख लीजिए, कॉल बुक कर लीजिए। तो सर उसके मैं अंदर आप मैंने 1 to 1। 29 का बुक करा था स्लॉट अपना, और ऑटोमेटिकली वो रीशेड्यूल हो गया। वो मैंने किया रिशेड्यूल। सर ओके। हाँ, वो मैंने रिशेड्यूल इसलिए किया क्योंकि 29th वाज यस्टरडे एंड आई वाज वेरी बिजी यस्टरडे, है ना। तो इसलिए मैंने सारे के सारे जो है 30th के बाद कर दिए हैं। तो अगर सर आपको सर उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। मेरे को वो 5 o'clock का रीशेड्यूल करना था, 5 तारीख को मेरा वो है एग्जाम। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है रीशेड्यूल करने का, आप खुद भी रीशेड्यूल कर सकते हो उसको। आप ओके सर। जाकर के अगर कैलेंडली देखोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है, या उस मीटिंग को कैंसिल करके नई मीटिंग बुक कर लो। आप उस मीटिंग को ओके। डिलीट कर दो और एक ओके नई सर। मीटिंग बुक कर दो। जो भी टाइम आप देखोगे कैलेंडली में अपने आप वो टाइम आएगा जो मेरा खाली टाइम है। ठीक है। तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अभी, और बाकी के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उन सभी के लिए ये एक सजेशन है कि आप कैलेंडली के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से 15 मिनट से 20 मिनट का एक डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पर प्योरली मैं और आप होंगे उस जूम कॉल में, और कोई बच्चा नहीं होगा। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट योर करियर। आपका कोई 1-to-1 पर्सनल क्वेश्चन है जो आप यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते हो, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। चाहे आपका रिज्यूमे है, चाहे आपका लिंक्डइन है, चाहे आपका कोई भी पॉइंट है, यू आर फ्री टू टॉक टू मी ना। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास जो भी पॉइंट है आप उसको पहले से लिख के आइए। प्लीज राइट ऑल योर पॉइंट्स दैट यू वांट टू डिस्कस विद मी। अगर आप मुझे पहले से भेज देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आई विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है हम 15 मिनट में आपको और ज्यादा चीजें बता पाए। वरना क्या होता है ना कि जब आप मुझसे पूछोगे तो थोड़ा बहुत मैं सोचूंगा, टाइम लूंगा। जहां मैं 3 बातें बताऊंगा वहां 6 बातें बता पाऊंगा आपको, अगर आप मुझे पहले से भेज दोगे कि सर ये पॉइंट मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट
And today was the third masterclass in which we have discussed about resume, important points, how to make a good resume with keywords, how to find the keywords. वो कीवर्ड आपको मिलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन से। अगले बार जब हम अपना मास्टर क्लास करेंगे तो हम 2 टूल्स आपको बताएंगे, 3 टूल्स बल्कि। एक टूल होगा जिसमें आपके रिज्यूमे का स्कोर देखेंगे कैसे कैसे आता है। दूसरा टूल होगा कीवर्ड कैसे देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपकी इंडस्ट्री के, कैसे सर्च करते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। और तीसरा होगा कि हम आपके रिज्यूमे के अंदर अगर कोई आपको सपोज इम्पोर्टेंट चीज अगर कहीं लिखनी है और उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो कैसे लिखी जाए, ये भी हम बताएंगे आपको अगली बार। और अगली बार हम साथ साथ लिंक्डइन का भी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये पूरी चीज पूरी करेंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे और अगली बार फिर से मिलेंगे हम लोग। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, सर। बाय। Thank you. Thank you.